नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। एंड कमोडिटी राउंडअप में आज हम बात करेंगे सोने की, जहां पर भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह का डेटा कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कल आया है, उसके हिसाब से सोने का इंपोर्ट पिछले साल सेम मंथ से बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है। करंट लेवल्स पर भी किस तरह की है मांग, इस पर करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ जिस तरह का नोटिफिकेशन कल आया है चांदी के बाद, अब कुछ तरीके की प्लैटिनम ज्वेलरी पर भी यहाँ पर इंपोर्ट पर एक रिस्ट्रिक्शन है, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी की, जो कि गेहूं के प्रोडक्ट्स में अब निकल के आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस चली हैं, मिनिस्ट्रीज के बीच में बातचीत है, उससे क्या निकल के आ सकता है, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने एंड रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अवनीत चितलांगी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, दो बड़ी चीजें यहाँ पर आई हैं। एक तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, जहां पर हमने सोने का इंपोर्ट जोरदार बढ़ता हुआ देखा है। किस तरह से आप देखते हैं ये नंबर्स, और इन लेवल्स पे ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, लेकिन ज्वेलरी के डिमांड को लेकर क्या सेंस है? जी मनीषा जी, बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही है। सितंबर में भी डबल हुआ है इंपोर्ट, और अक्टूबर में भी डबल के आंकड़े 100 टन से पार है। सितंबर में भी 100 टन से ज्यादा का इंपोर्ट हुआ है, और लगातार अक्टूबर में भी यही। इसके पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं, उसमें लोगों का थोड़ा सा अट्रैक्शन काफी इसके तरफ बढ़ा है। और देखिए, फेस्टिव सीजन तो वैसे ही सितंबर, मतलब हम लोग अगस्त से ही स्टार्ट कर देते हैं स्टॉक करना, तो उसका अक्टूबर में जब दिवाली खत्म होती है, इसके बाद हमारा वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है। और एक अनुमान है कि 40 से 50 लाख वेडिंग्स नॉर्मली भारत में होती है। और मैं एक अनुमान लगाता हूं कि हर वेडिंग में, मतलब दूल्हे तरफ से और दुल्हन की तरफ से, तो 10-10 फैमिलीज अगर मैं मिनिमम भी पकड़ता हूं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये आंकड़ा चले जाता है करीब 18 से 19 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल वेडिंग सीजन में 18 से 19 करोड़ तक के लोग स्पेशली वेडिंग सीजन के अंदर खरीदारी करते हैं। इस वजह से गोल्ड इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिमांड लोगों का है। और जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न दिया, इस वजह से लोगों को ये लगता है कि दूसरी खर्चों को थोड़ा सा कटौती कर लेना चाहिए, लेकिन गोल्ड की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन उन्होंने बढ़ाना चाहिए। ओह एब्सोल्युटली। तो क्लियरली जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर चाहे वो सोना है या फिर चांदी भी है। राजेश जी, दूसरी बात ये प्लैटिनम इंपोर्ट्स को लेकर है, और जिस तरह से हमने चांदी में सितंबर में होता हुआ देखा था, प्लैटिनम में ये नोटिफिकेशन यहाँ पे है। तो क्लियरली सोना यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ चांदी प्लैटिनम के तौर पर आता हुआ दिखा है। इंडियन मार्केट्स में अब यहाँ पर इसके क्या मायने हैं, क्या कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, प्लेटिनियम मतलब वैसे ऑलवेज प्लेटिनियम थोड़ा सा एक एलिट क्लास और ऐसे लोगों को पसंद करने वाला मेटल है कि जो नॉर्मली वेडिंग सीजन से वेडिंग में ही यूज करने वाले रिंग्स या ऐसी ज्वेलरी जो नॉर्मली बहुत ही एलिट क्लास यूज करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो बातचीत चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता है कि प्लेटिनियम के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी मेटल्स है, जैसे गोल्ड में व्हाइट गोल्ड भी एक अल्टरनेटिव ऑलरेडी है। हाँ, ये साथ में इंपोर्ट में कहीं ना कहीं प्लेटिनियम के नाम पर बाकी चीजों को मिला के बुलाना और उसका बेनिफिट लेना, ये एक तरह से सही नहीं था। शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हुए। राजेश जी, जिस तरह के गोल्ड के प्राइसेस हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी अब बनती हुई नजर आई है, नवंबर ऑलमोस्ट एंड पे है, दिसंबर में कुछ ही दिन होते हैं जहां पर कारोबार होता है, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आपको लगता है इन स्तरों के आसपास ही हम सोना बंद होता हुआ देखेंगे? देखिए मनीषा जी, 4000 से 4400 के आसपास का ये अभी बन गया है पूरा। एक बीच का जो बोलेंगे कि डॉलर्स के रेट्स इसी रेंज में रहेंगे। और जिस तरीके से अभी मैं रेट देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में और एक नए हाई बनने की तैयारी में है, क्योंकि अभी 4000 का एक बेंचमार्क बन चुका है। और 20 दिसंबर तक के तो मुझे इसी दरम्यान में रेट्स रहेंगे ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पे 2026 3 जनवरी के बाद एक नया रिकॉर्ड गोल्ड बनाएगा, ऐसी संभावना है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और आपकी राय के लिए भी। और जैसे कहा गया कि 4000 से 400 के बीच में यहाँ पर सोना रह सकता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली जिस तरह के इंपोर्ट नंबर्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर अगर पिछले साल अगर हम 2024 के नंबर्स उठा के देखें तो काफ़ी कमज़ोर थे, और हमने इस साल यहाँ पर वो नंबर्स काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखे हैं। और यही हाल काफ़ी हद तक चांदी का भी है, हमने ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखे हैं नंबर्स पिछले साल के कंपैरिजन में। आपको जोड़ेंगे यहाँ पर किशोर इस चर्चा में। और जिस तरह से इम्पोर्ट हाई है, ज्वेलरी बाइंग तो है ही, जैसे राजेश जी ने कहा 40-50 लाख शादियां होती हैं हर साल यहाँ पर इंडिया में, और काफ़ी हद तक वो शादियां अगले 4-5-6 महीने में आने वाली हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी बनता हुआ देखते हैं आप?
Good morning, Manisha. I think at these levels, investment demand तो definitely slow down है, and also volatility is something which discourages investment. Off late जो gold prices में जो volatility देखा है, so जो even जो last minute buyers है, जिसका जो FOMO impact के वजह से जो खरीद रहे थे, उन लोग भी एक बार के लिए sideline हो गया. So that new ETF flows and even globally थोड़ा slow down है. So markets, investors generally want the market to settle down somewhere and give more clarity on the view. So जो nervous investors है, खास करके जो पहले से लिया हुआ है, उन लोगों का profit taking is more pressurizing the market rather than actually new flows getting the support in the market. So as of now, the investment market is slightly negative in that sense when you're talking about gold. एंड प्राइसेस आपको क्या लगते हैं, जैसे आपने कहा थोड़ी सी नेगेटिव है इन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल प्राइसेस भी अगर देखें तो पिछले एक महीने में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से अब इस करंट ईयर के लिए क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी, एंड अब 2026 के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं गोल्ड के लिए? So I think 25 एंड तक तो probably हम लोग जो मेंटेन कर रहे थे 3800 3850 on the lower end and 4200 on the higher end. So this $350-400 का जो रेंज है, इट्स अ 10% रेंज, 8 to 10% रेंज आप पकड़ के चलिए. दिस इज वेयर इट्स गेटिंग स्टक. My anticipation is probably it will take 2 quarters for the market to go beyond this, which is the last quarter of 25 and maybe first quarter of 26. दो तीन ट्रिगर पॉइंट्स है. वन इज दैट कि ग्लोबली अगर थोड़ा रीअलाइनमेंट ऑफ टैरिफ्स वगैरह, आई थिंक कहीं ना कहीं यूएस एक बैक स्टेप लेते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा सॉफ्टन होते नजर आ रहे हैं एंड इन्फ्लेशन क्रीप अप होते हुए नजर आएगा. सेकंड इज कि पॉवेल का एंड ऑफ टर्म टुवर्ड्स अराउंड मई. सो कुछ हद तक मार्केट सेटिस्फाइड करेंगे. रेट कट का जो स्पीड है वो शायद सेकंड हाफ ऑफ 2026 में ज़्यादा रहेगा एंड करंट रेट कट का साइकिल फर्दर स्लो डाउन का एंटिसिपेशन है. ये जो ट्रिगर्स है इसके वजह से ये रेंज बाउंड मार्केट है. मेरे हिसाब से 4200 के ऊपर ब्रेक होने के लिए प्रॉब्ली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 इज वेयर वी आर लुकिंग एट इट. एंड व्हाट काइंड ऑफ टारगेट्स अगले साल के लिए? अगले साल के लिए आई थिंक ओवरऑल अगर देखेंगे तो इफ आर लुकिंग एट लास्ट क्वार्टर 26 या फर्स्ट क्वार्टर 27 इज वेयर वी आर लुकिंग एट 4800 to 5200 dollar levels. Again, given the scenario that globally inflation is going to be slightly sticky and slightly more problematic, and geopolitics is going to add to the investor buying, central bank buying continue रहेगा. अगर market stabilize हो जाता है anywhere close to 3800, you will get renewed interest from the central banks and that's going to support, and जो ETF flows restore हो जाएंगे somewhere in the middle of 2026. चांदी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आज $50 के नीचे कारोबार कर रही है, 54.5 का ऑल टाइम हाई है. यहाँ पर भी ये साल कैसे खत्म होगा और अगले साल के एंड तक क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? आई थिंक सिल्वर का जो रेंज है स्लाइटली वाइडर रहेगा, अराउंड 15 to 18% वाइडर रेंज रहेगा. आपको डाउन साइड में $42-43 एंड अप साइड में $54. आई थिंक वी आर स्टिल स्लाइटली हायर ऑन द रेंज. वी आर नॉट इन द मिडल ऑफ दैट रेंज. जहाँ पे गोल्ड वी आर इन द मिडल ऑफ दैट रेंज, 4200 3800 का मिडल में है. कि यहाँ पे आई थिंक एवरेज आपका रेंज अगर अगले 2-3 महीने के लिए जो रहेगा 48 इज योर एवरेज प्राइस. ऊपर में आपको 52 एंड नीचे में 44 43 के आसपास है. आई थिंक दिस रेंज इज गोइंग टू बी सस्टेनिंग. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप एक्यूमुलेट करना चाहता है, तो इट्स काइंड ऑफ एन SIP काइंड ऑफ थिंग्स. आप डाउन साइड में एक्यूमुलेट करते जाइए. अगर नहीं आपको लमसम पे इन्वेस्ट करना है तो एनीवेयर क्लोज टू अराउंड $43-44 लेवल. इंडिया में अगर 1,27,000 1,30,000 के आसपास अगर 15-20 हज़ार रुपए नीचे यहाँ पे मिलता है तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन का मौका मिल सकता है. अगेन सिल्वर बीइंग सिल्वर, जब ये डिप्स आएंगे तो आपको वेदर इट विल गिव यू अ चांस और नॉट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो बिकॉज जो रिकवरीज विल बी वेरी स्टीप एंड स्पेशली खास लास्ट 12 महीने में देखा है कि जब गिरावट आता है तो स्लो आता है, बट एंड देन जब ये रेज आता है तो बहुत ही स्पीड से रेज होता है. सो सिल्वर इज दैट काइंड ऑफ अ मेटल. सो बेटर इज टू कीप एक्यूमुलेटिंग एवरी मंथ एट अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. एंड यहाँ पर आपने कहा 42-54 जैसी एक रेंज यहाँ पर बनती है, बट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको लगता है कि हम 55 टूटता हुआ देखेंगे? काफ़ी सारे बैंक्स, ग्लोबल बैंक्स ने यहाँ पर 60-65 तक के टारगेट दिए हैं 2026 के एंड तक. हमारा जो टारगेट है
2026 is slightly higher. I think we are looking at around $75. That's 50% higher than current levels. So I think next year is going to be very interesting for this metal. And beyond that also, maybe आपको शायद इसको extend होके probably 27 का first quarter तक जा सकता है, but हमारे upside targets is around $75. किशोर, मेटल्स में क्या लगता है, क्योंकि अक्टूबर काफ़ी अच्छा महीना था, नवंबर की शुरुआत यहाँ पर अच्छी खासी हुई, लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 सेशंस में यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। मल्टी वीक क्लोज पर हमने निकल, टिन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी को यहाँ पर आते हुए देखा है। आई थिंक ग्लोबली एक जो डॉलर स्ट्रेंथ आया था, दैट्स एक्चुअली कॉजिंग वन ऑफ द एडिशनल प्रेशर ऑन द कमोडिटी प्राइसेस, बट अंडरलाइंग फंडामेंटल्स कुछ चेंज नहीं हुआ है। एंड जो कॉपर में है 1250 1280 रुपए तक जो आपको अपसाइड टारगेट्स अभी भी बरकरार है, दैट्स अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला टारगेट्स है। एंड जो स्लाइट जो डाउन टिक आया है मोस्ट ऑफ दिस वीक इज प्राइमरली ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर डॉलर एंड स्लाइट रीअलाइनमेंट ऑफ यूएस पॉलिसी। मेरे हिसाब से यहाँ पे मतलब एक आध वीक्स ये वीकनेस रह सकता है, बट आई थिंक कॉपर एंड जिंक दोनों एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दोनों में इवन एट करंट लेवल्स और बहुत ही कम डाउन साइड, आपको डाउन साइड इज लेस देन 5% फ्रॉम हियर, एंड इवन अ मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिंक में अगर देखें तो 360 370 तक भी अपसाइड है, वहीं कॉपर में आपको 1200 1250 तक भी अपसाइड है। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तमाम मेटल, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी पर अपनी राय भी देने के लिए। वाले इसी के साथ एक ब्रेक का भी। उपभोक्ता मंत्रालय ने डीजीएफटी को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने चिट्ठी में गेहूं के प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को मंजूरी देने की मांग की है। इसे इंडस्ट्री कैसे देखती है, और रूरल फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टू बिगिन विद यहाँ पर यह पहला रिप्रेजेंटेशन किया था। हमारे साथ प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया है। नवनीत, पिछले काफी समय से हम लगातार ये बात कर रहे थे और आपकी लेटर पे यहाँ पर मिनिस्ट्री ने रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पर क्या कुछ डिटेल्स हैं इस लेटर में, मिनिस्ट्री से आपको क्या फीडबैक है? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, जो हम इंडस्ट्री की बहुत दिनों से डिमांड थी और जिस हिसाब से इस साल का प्रोडक्शन अपन ने देखा है बम्पर रहा है, वीट सरप्लस है मार्केट में अवेलेबल, प्राइसेस अपने निचले स्तर पे चल रहे हैं, मॉनसून फेवरेबल है और आने वाला हार्वेस्ट भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बम्पर होने की उम्मीद है। तो इन सब को देखते हुए हमने सरकार को रिक्वेस्ट किया था कि अब समय आ गया है जब आटा मैदा सूजी को भी एक्सपोर्ट के लिए परमिशन दे करके अलाउ किया जाए। तो सरकार के हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको देखते हुए, सारी सिनेरियो को देखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने डीजीएफटी को भी एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है कि नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए, जिससे आटा मैदा सूजी का 1 मिलियन टन का एक बार एक्सपोर्ट के लिए परमिशन ग्रांट हो सके। तो उम्मीद है ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और आटा मैदा सूजी एक्सपोर्ट होने लग जाएगा। जो इंडिया का एक ट्रेडिशनल आटा का मार्केट था, जो 2-3 सालों से बंद हो गया था, दूसरे कंट्रीज उसका फायदा उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं हम वापस रिक्लेम कर पाएंगे। तो सरकार की भी पहल जो दिख रही है प्रोडक्शंस वगैरह को देख करके, तो सरकार भी अब चाह रही है कि वापस से वो नॉर्मलसी की तरफ चले जाए और इंडिया वापस से अपना एक्सपोर्ट्स है उसको खोल दे। एब्सोल्युटली। नवनीत, एक्चुअली मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि क्योंकि हमने 2022 से यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया है, ऑलमोस्ट 3 साल यहाँ पर होने को आए हैं, बाकी कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पर इस मार्केट को या इस गैप को फिल किया है? देखिए, इस गैप को जो फिल किया है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और कई सारी एमएनसीज ने अपने प्लांट्स मिडिल ईस्ट में लगा लिए थे और कनाडा जैसे देशों में लगा लिए थे आटा का प्लांट वगैरह। तो वो लोग वहां से केटर करने लग गए थे आटा की डिमांड को। लेकिन आपको बताऊं, जो इंडिया का आटा है उसका एक ऑथेंटिक अरोमा है, फ्लेवर है, जिसके कारण इंडियन डायस्पोरा को तो पसंद है ही है, उसके अलावा जो विदेशी लोग हैं उनको भी बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं हम बड़े आराम से, अब इसको टाइम तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन हम वापस अपने मार्केट को रिक्लेम कर पाएंगे। नवनीत, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस देखते हैं आप भारतीय आटे के लिए? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट डेफिनेटली बताऊंगा कि वीट के लो हैं इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया में एमएसपी से हम प्राइसिंग को गवर्न कर पाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि फ्लेवर की जहां तक बात आती है, वहां पे इंडियन डायस्पोरा को तो इंडियन आटा ही पहले सूट करता है, तो ऐसी कोई प्राइसिंग वाली इशू नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा वो 3 साल का जो गैप हो गया उस कारण से रूम बनाने में हमारे को थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है,
तो ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे कि भाई 2-4-6 महीने में वो हम वापस से मार्केट अपना रिक्लेम कर पाएंगे। और नवनीत, आप कहेंगे ये बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फसल हमने लास्ट ईयर देखी है 117, इस साल 119, सरकार का बफर स्टॉक यहाँ पर अच्छा खासा है, इन सब हाई नंबर्स के चलते जितनी जल्दी ये आए उतना बेहतर बहुत जरूरी है। देखिए आज जिस हिसाब से सरकार के पास में स्टॉक लेवल्स हैं, मार्केट में सरप्लस है, प्राइसेस ऑलरेडी सबड्यूड हैं और कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट के समय वाले प्राइसेस चल रहे हैं। हमारे को एक एग्जिट रूट की बहुत आवश्यकता है कि जो ये सरप्लस है ये कहीं ना कहीं एग्जिट हो सके। इंडियन मार्केट को खराब करने से यहाँ की प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा और प्राइस को देखना भी पड़ेगा, और इसीलिए हमारे को चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको एक्सपोर्ट मार्केट वापस से डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी देर करेंगे तो जो राइस का हाल हुआ वही हाल हमारे फिर वीट का भी अगले साल होना है। तो इसके देखते हुए हम ये चाहेंगे कि फार्मर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे और हम अपना वापस से इंटरनेशनल मार्केट इसको बना सके, हम इससे फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर पाए और कहीं ना कहीं जो मिलिंग कैपेसिटीज हैं हम लोगों की उसको इम्प्रूव कर पाए। नवनीत, साथ ही साथ किस तरह के प्राइसेस फिलहाल हम देख रहे हैं आटे के लिहाज से, क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल का यहाँ पर एमएसपी देखें तो वहां पर लगातार तेजी है, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड आटे के प्राइसेस देखें उसमें शायद उस तरह की तेजी नहीं आई है। नहीं, एकदम भी नहीं है। ये इस साल तो सारे प्राइसेस सबड्यूड हैं, ना कि आटे के बल्कि गेहूं के भी प्राइसेस सबड्यूड हैं। सरकार ने जरूर पिछले 3 साल में 6.5% के लगभग के हिसाब से एमएसपी जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो हमेशा के स्तर इस साल के स्तर पे सबसे नीचे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके कारण डिमांड में भी फर्क आ रहा है। तो ये जरूर हमारे को प्राइस स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को कि प्राइसेस शुड रिमेन स्टेबल, क्योंकि इंडस्ट्री अब सरकार का विश्वास करने लग गई है और इंडस्ट्री अपने आप को सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ले जा रही है, खुद का प्रोक्योरमेंट खुद हार्वेस्ट सीजन में करने लगी। तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप है इंडस्ट्री की तरफ से, जिसको हमारे को सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म क्लैरिटी दे अपनी पॉलिसीज को लेकर के, और जितने भी रेस्ट्रिक्शन पहले लगाए थे उनको सबको धीरे धीरे खत्म करके और नॉर्मलसी की तरफ हमारे को रूम दे, जिससे हम इंडस्ट्री को जेन्युइन ट्रेड की तरफ ले जा सके। नवनीत, एक फाइनल क्विक सा सवाल, रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के लिहाज से एज ऑफ नाउ उनके मार्जिन्स कैसे हैं? मार्जिन्स आर रियली वेरी पुअर, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग फॉर द मार्जिन्स, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे को एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी दे जिससे कि हम मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्रीज में से आती है तो मार्जिन्स बहुत जरूरी है। और हमारे प्रोडक्ट क्योंकि पेरिशेबल इन नेचर होते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा मार्जिन्स के साथ में काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारे मार्जिन्स जो होते हैं वो पेपर थिन मार्जिन्स में रह जाते हैं। एब्सोल्युटली। वेल, एक पॉजिटिव ये है कि 1 मिलियन टन के आटा प्रोडक्ट्स को यहाँ पर शायद मंजूरी मिल दी जाएगी, तो वो एक फोर्स पॉजिटिव रहेगा इंडस्ट्री के लिहाज से। लेकिन जैसे ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आती हुई नजर आई हैं, चाहे वो अवेलेबिलिटी को लेकर है, मार्जिन्स को लेकर है, और कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट्स में है, 3 साल का जो लॉस है उसको पूरा करने में भी यहाँ पर समय मिलेगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो गेहूँ एज एन इंडस्ट्री फिलहाल यहाँ पर देखती है। बहुत शुक्रिया नवनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मेरे पास भी इतना ही समय है, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे मार्केट्स की।